Hello everyone. In this video we will be talking about monocot embryo. Again this topic is from chapter number 2. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मोनोकोट का मतलब क्या होता है। बेटा मोनोकोट आर द सीड्स इन विच सिंगल कॉटिलेडन इज देयर, यानी हम सीड को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू सी पी और ग्राम, तो आप ये देखेंगे उसके दो कॉटिलेडन होते हैं और दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं शेप में, स्ट्रक्चर में। सो सच सीड्स जहाँ पे दो पार्ट आइडेंटिकल हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट सीड्स। जैसे पी है, ग्राम है, किडनी बीन है। ऑन द अदर हैंड मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, और कॉट जो वर्ड आया है वो है कॉटिलेडन से। सो ऐसे सीड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक या सिंगल कॉटिलेडन हमें देखने को मिलता है और चाहे हम कितने भी कोशिश कर ले उस सीड को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट सीड। और ऐसे एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? मोनोकॉट एम्ब्रियो। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चे। Such examples of monocot seed could be wheat, rice, maize, mustard and so on. यहाँ पे मैंने ये राइस बनाने की कोशिश की है. It could be like a wheat-like structure. So what we are going to try, हम चाहे नाइफ ले ले, प्लेट ले ले, इसको आइडेंटिकल हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं. So these are known as monocot seed. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास दो स्ट्रक्चर एक ओव्यूल में बन के आते हैं. द फर्स्ट वन इज एंडोस्पर्म, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सेकंड वो जाइगोट. अब हम एंडोस्पर्म का फंक्शन हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था, दैट एंडोस्पर्म इज मेंट फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इसलिए जाइगोट पहले थोड़ी देर वेट करता है, एंडोस्पर्म को वो डेवलप होने देता है, और जब हमारा एंडोस्पर्म एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेता है डिवाइड होके, तब बारी आती है जाइगोट के डिवीजन की. यानी जाइगोट अपने डिवीजन से पहले कुछ टाइम डोरमेंट हो जाता है. डोरमेंट का मतलब है इनएक्टिव हो जाता है, एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द एंडोस्पर्म सो दैट इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. पहले हमारा जाइगोट इंश्योर करना चाहता है कि उसका नरिशमेंट रेडी है कि नहीं है, फिर जाइगोट अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाला है. तो आज हम जाइगोट को देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो में डेवलप होते हुए. सो सबसे पहले बच्चे क्या होता है, जाइगोट जो है वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है. माइटोसिस किया है उसने, माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन किया है जाइगोट ने, और ऐसे हमारे एक सेल से दो सेल बन जाते हैं. अगेन जो माइक्रोपाइलर एंड है उसको हम बोलते हैं बेसल सेल, और जो हमारा कैलिजल एंड था वहाँ वाले सेल को हम बोलते हैं टर्मिनल सेल. ठीक है, हमारे पास अब टू सेल स्टेज आ चुकी है. पहले जाइगोट सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर था. जाइगोट ने माइटोसिस किया, दो सेल बनके रेडी हो गए हैं. कैलिजल पे टर्मिनल, माइक्रोपाइलर पे बेसल. अब क्या होता है, थ्री स्टेज आती है. नाउ वी आर हैविंग थ्री सेल स्टेज. अब ये थ्री सेल कैसे हुए? जो हमारा टर्मिनल सेल था उसने माइटोसिस नहीं की बच्चे. टर्मिनल जो सेल था उसने माइटोसिस नहीं की, लेकिन नीचे वाला जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल था बेसल सेल, उसने एक माइटोसिस फिर से कर ली, और ये दो जो सेल बने हैं वो हमारे बेसल सेल से बने हैं. तो माइटोसिस किसने की? बी सेल ने या बेसल सेल ने, और ये दो में स्प्लिट हो गया. तो ये रहा माइक्रोपाइलर एंड और ये रहा कैलिजल एंड. नाउ द जाइगोट हैज़ रीच्ड टू द थ्री सेल्ड स्टेज. थ्री सेल स्टेज में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो मिडल सेल का होता है. इस सेल को हम मिडल सेल बोलते हैं. ऊपर टर्मिनल, बीच में मिडल सेल, और नीचे वही बेसल सेल. मिडल सेल किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो पार्ट है बच्चे जो हमारे मोनोकॉट एम्ब्रियो के ज़्यादातर पार्ट्स को डेवलप करने वाला है. टर्मिनल जो सेल है हमारा वो बनाता है कॉटिलेडन. टर्मिनल सेल
कैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड दिस वाज द बेसल सेल, और ये हमारा कौन सा था, मिडल सेल। तो ये 3 सेल थे हमारे पास, टर्मिनल, मिडल एंड बेसल। अब इनके फंक्शन देख रहे हैं कि आगे चल के कौन सा सेल कौन से हमारे एम्ब्रियो के पार्ट को डेवलप करने वाला है। तो टर्मिनल सेल से क्या डेवलप होता है, कार्टिलेडन। मिडल पार्ट से मैंने बताया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द मिडल पार्ट। ये क्या क्या है, इट कुड बी प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के नीचे एपिकोटाइल, नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोकॉटाइल, और सबसे नीचे होता है रेडिकल, और रेडिकल के साथ साथ इसमें से हमारा सस्पेंसर भी निकलता है। So look at here, how many parts are being developing from the middle cell. So that is why the middle cell is very very important. बेसल सेल जो है हमारा वो आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा, इसका एज सच अभी कोई रोल नहीं होता है। तो जब ये स्ट्रक्चर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ये टिल्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा मिडल सेल है वो कुछ ऐसा हो जाता है, इसकी रोटेशन हो जाती है। जो हमारा टर्मिनल सेल ऊपर की तरफ था वो साइड में ऐसे एक स्क्यूटेलम की तरह या कार्टिलेडन की तरह अरेंज हो जाता है, और बीच में ये जो हमारा बेसल सेल एक कनेक्टिंग लेयर बना लेता है। तो यानी अब ये मोनोकॉट एम्ब्रियो हमारा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमारे रूट कैप या रूट कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, और उससे पहले एक शीट में ये कवरअप रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलराइजा, कॉलराइजा। कॉलराइजा क्या है, एक शीथ है, टिश्यूज़ की कवरिंग है जो रूट कैप से आगे लगी हुई है। रूट कैप को भी ये कवरअप कर लेती है, इसको थोड़ा थिक बना देते हैं। तो रूट कैप पीछे है और कॉलराइजा के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हैं, आगे हैं। ऐसे कुछ हमारा होता है प्लम्यूल से पहले। तो प्लम्यूल भी जो यहाँ से शूट अराइज होने वाली है उसकी भी जो लेयरिंग होती है, शीत होती है, वो स्पेसिफिक टिश्यू से कवरअप होती है, लेयर से इसको हम प्रोटेक्ट रखते हैं। इसको हम बोलते हैं कलप्टाइल, कलप्टाइल। तो शूट को किसने कवरअप कर रखा है, कलप्टाइल ने। रूट कैप या रूट कॉर्टेक्स को किसने कवरअप कर रखा है, कॉलराइजा ने। फाइन। और रूट कैप के बाद हमारा कौन सा रीजन है, रेडिकल, जो कि आगे चल के रूट्स को डेवलप करने वाला है। बीच वाला जो पार्ट होता है ये हमारा एपीब्लास्ट का है। एपीब्लास्ट यानी एपिडर्मिस के जो टिश्यूज होंगे वो यहाँ से डेवलप होंगे, एपीब्लास्ट। और ये जो हमारा टर्मिनल सेल था, ये देखिए टर्मिनल सेल जिसका हमने देखा था कि वो कॉटिलेडन में कन्वर्ट होने वाला, डेवलप होने वाला है, वो हमारे जो मिडल पोर्शन है उसके पोस्टीरियर में आ गया, उसके पीछे की साइड, लेटरल साइड आ गया है। तो ये हमारा है कार्टिलेडन। कार्टिलेडन जो होता है मोनोकोट में काफ़ी थिन होता है, और इस थिन कार्टिलेडन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम एक वर्ड है जो हम किसको डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इट इज़ नॉट थिक। थिक का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा फूड मटेरियल या रिजर्व न्यूट्रिशन स्टोर नहीं है, काफ़ी थिन है। तो इसी कॉटिलेडन को एक ही होता है, क्योंकि हम मोनोकोट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्क्यूटेलम। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। सो ज़्यादातर पार्ट हमारा मिडल सेल से डेवलप होता है, बेसल सेल इनकी कनेक्टिंग बना लेता है, और टर्मिनल सेल क्या अराइज करता है, कार्टिलेडन को। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में हमारे जो सीड हैं वो डेवलप होते हैं, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमारे फ्लावर में हुई नहीं है, ओवरी में नहीं हुई है, बट स्टिल वी आर हैविंग सीड्स। So it is the process of development of seed without fertilization. इसके प्रोसेस को एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इसके टाइप्स अलग अलग हैं। फर्स्ट वन इज एपोगैमी। एपोगैमी में जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
either from synergids और एंटीपोडल्स। तो एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स जो हमारे फर्टिलाइजेशन में कभी भी अपना रोल प्ले करते ही नहीं थे, ये सारे सेल्स क्या हो जाते थे, ड्राई हो जाते थे। अगर उनसे हमारा एम्ब्रियो बना है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एपोगैमी। दिस वाज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इसका क्या होता है, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो सैक से। डेवलपमेंट of embryo from embryo sac, लेकिन ये एम्ब्रियो सैक बेटा दूसरे सेल से बना है। यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक ओव्यूल से नहीं बना है, और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है फोकस करने की। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या आप सीड बोल सकते हैं, फ्रॉम द एम्ब्रियो सैक दैट इज फॉर्म्ड। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक किसने बनाया है, दैट इज formed, or you can say, or produced by nucellus और इंट्यूगमेंट्स। यानी ओवरी के बाहर के जो टिश्यूज थे उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के जो सेल्स थे वो डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो। फिर से देखिए एक बार, एपोस्पोरी में एम्ब्रियो किससे जनरेट हो रहा है, एम्ब्रियो सैक से। और ये एम्ब्रियो सैक हमारी ओव्यूल ने नहीं बनाया है, ओव्यूल इज नॉट मेंशन्ड एवरीवेयर इन द डेफिनेशन। सो एम्ब्रियो सैक हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ न्यूसेलस, जो नरिशमेंट के लिए होते हैं, इंट्यूगमेंट जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। सो इस तरह से अगर हमारा एम्ब्रियो या सीड बनता है वो कहलाता है एपोस्पोरी। द थर्ड टाइप इज एडवेंटिव एपोस्पोरी। एडवेंटिव एपोस्पोरी में क्या है, एम्ब्रियो इज डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट्स। तो यहाँ पे एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है न्यूसेलस या इंट्यूगमेंट टिश्यूज से। ये दोनों के दोनों जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो बच्चे होते हैं डिप्लॉयड। तो यानी जो हमारा एम्ब्रियो है वो भी डिप्लॉयड ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले न्यूसेलस इंट्यूगमेंट एम्ब्रियो सैक बनाते थे, एम्ब्रियो सैक आगे चल के एम्ब्रियो या सीड बनाता था। और यहाँ पे एडवेंटिव में क्या होता है, डायरेक्टली न्यूसेलस या इंट्यूगमेंट के सेल्स या टिश्यूज मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं और एम्ब्रियो को जनरेट कर लेते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। अब इसके एडवांटेज या इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एपोमिक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस तो फर्स्ट जो है वो देखिए, यहाँ पे क्या है, वी गेट मैनी या मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। अगर हम किसी भी सेल से सीड बना सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं, तो एक ही टाइम में हमारे पास एम्ब्रियो या सीड काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन। तो पहली इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको सीड कुछ ज़्यादा बनाने हैं। सेकंड थिंग, इट प्रिजर्व्स प्योर कैरेक्टर, क्योंकि पॉलन ग्रेन का हमने यूज़ किया ही नहीं है या फिर हमारे दूसरी जेनेटिक वेरिएशन इसमें इन्वॉल्व हुई नहीं है। पूरे के पूरे जो सीड बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो ओव्यूल था या फिर जो हमारे ओवरी के टिश्यूज़ थे उनसे बने थे। तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आ सकती है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा प्लांट है जिसके कैरेक्टर आप फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहते, आप नहीं चाहते उनमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट हो, तो आप उस ओवरी के टिश्यूज़ में डायरेक्टली क्या टेक्निक करवा सकते हैं, एपोमिक्सिस करवा सकते हैं। सो इस तरह से जो आपकी कैरेक्टर है वो कभी भी मिक्स होंगे ही नहीं, क्योंकि पॉलन ग्रेन बच्चे यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है। सो इट प्रिजर्व्स प्योर कैरेक्टर ऑफ
plants. Next thing, it is used to produce, it produces hybrid seeds. तो अगर हमारे फार्मर ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके कुछ हाइब्रिड सीड्स ले रखे हैं और उन्हीं हाइब्रिड सीड्स को हम नेक्स्ट जनरेशन में चलाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है अगर आप उनके सीड नेचुरल वे में डेवलप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स की इंटरफेरेंस होती है. पॉलन ग्रेन्स इनको पोल्यूट कर देते हैं, कैरेक्टर्स को मिक्स कर देते हैं. सो मे बी नेक्स्ट जनरेशन वो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा. लेकिन अगर आपने ओवरी के सेल्स में या टिश्यूज़ में एपोमिक्सिस करा दी है, तो यहीं से ही आपके सीड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. और सेकंड पॉइंट में देखिए, प्योर कैरेक्टर इनका रिटेन रह जाता है, यानी ये सीड्स नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्शन, वैसा ही रेजिस्टेंस आपको शो करेंगे. तो हाइब्रिड सीड्स को इस तरह किसान को हमेशा या हर साल मार्केट में से खरीदने की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है. तो आपके हाइब्रिड सीड्स एज इट इज़ मेंटेन रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन इनकी कैरी ऑन हो जाती है, क्योंकि हमने उन्हीं सीड के ही सेल से दोबारा से सीड जनरेट कर लिए, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ यूज्ड टू मेक अगर प्लांट में कोई इन्फेक्शन आ गया बैक्टीरियल या फंगल, तो हम क्या करते हैं, उनसे सीड्स वाले ये जो टिश्यूज़ हैं न्यूसेलस के इंट्यूगमेंट्स के ओवरी से वो निकाल लेते हैं और लेबोरेटरी में इनकी एपोमिक्सिस करवा देते हैं. तो इस तरीके से जो प्लांट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वो हमारे सीड तक नहीं पहुंच पाता है. इट इज़ यूज्ड टू मेक इन्फेक्शन फ्री सीड्स. सो बेटा दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस. फिफ्थ एक और लिख लेते हैं, इट इज यूज टू कंजर्व एंडेंजर्ड प्लांट्स. जो प्लांट्स काफ़ी कम हैं, ठीक है, और उनको अगर हम नेचुरल कंडीशन में सीड बनाने के लिए छोड़ देते हैं, सो मे बी दीज आर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल एजेंसीज, फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर, और सीड उनका प्योर बने या ना बने. तो ऐसे प्लांट्स का हम क्या करते हैं, ओवरी से ये टिश्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एपोमिक्सिस की टेक्निक को फ्यूज़ करते हुए इनसे थोड़े ही टाइम में, फर्स्ट आप पॉइंट देखिए, मल्टीपल एम्ब्रियोज हम बना लेते हैं कुछ ही टाइम में. यानी मान लीजिए आपका प्लांट नेचुरल वे में अगर आपको 6 सीड देने वाला था, अगर हम न्यूसेलस के टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, इंट्यूगमेंट के टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, एम्ब्रियो सैक को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उतने ही ड्यूरेशन में 6 की जगह हमारे पास 600 या 6000 सीड्स एक साथ बन के रेडी हो जाएंगे. सो दीज आर द बेनिफिट्स और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ एपोमिक्सिस. थैंक यू एवरीवन.